नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड के पेपर राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। हमने भारत की विदेश नीति के निर्णायक तत्व, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, भारत की विदेश नीति, इन टॉपिकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया। वर्तमान में जो हमारा अध्ययन चल रहा है, ये चल रहा है भारत की विदेश नीति की विशेषता। आज जो या वर्तमान में जो अपना अध्ययन चल रहा है, ये चल रहा है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। इसमें हमने एक नंबर की विशेषताओं का वर्णन किया था। इससे पूर्व वाली वीडियो में गुप्त निरपेक्षता की नीति। एक नंबर हमारा टॉपिक था गुप्त निरपेक्षता की नीति। गुप्त निरपेक्षता की नीति को हमने 7 पार्टों में अध्ययन किया था। सन 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से 1962 के बाद 1962 का भारत चाइना युद्ध, 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध और 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध और वर्तमान गुप्त निरपेक्षता की नीति। हमने गुप्त निरपेक्षता की नीति का 7 टॉपिकों में अध्ययन किया। दूसरा था शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति, इसमें भी हमने ये समझने की कोशिश की भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा। भारत हमेशा शांति विदेश नीति में शांति को अपना मुख्य पार्ट मानता है। तीसरा, आज ये जो अध्ययन था, यहाँ तक जो अपना अध्ययन था, हमने इसे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ लिया था, इसे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था। आज जो हमारा है मैत्री और सहअस्तित्व की। तीसरा है हमारा मैत्री और अस्तित्व की नीति। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। सीधी सी बात है, भारत अपने शास्त्रों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता है। भारत जियो और जीनो दो की नीति का पालन करता है। भारत की विदेश नीति में सहअस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व के जो 2 गुट है, पूंजीवाद और साम्यवाद, भारत दोनों गुटों के साथ, दोनों विरोधी विचारधाराओं के साथ सहअस्तित्व की भावना पैदा होती है। यदि भारत सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता या भारत में सहअस्तित्व की नीति को नहीं अपनाया जाता, तो आणविक शस्त्रों की समूची दुनिया का विनाश हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्रिक संधियां की, व्यापारिक समझौते किए, व्यापार समझौते किए, सैन्य समझौते किए, संचार के समझौते किए। इस प्रकार से बहुत सारे समझौते किए। ये जो संधियां और समझौते हैं, उनमें नंबर 1 आता है भारत नेपाल संधि, नंबर 2 आता है भारत इराक मैत्री संधि, नंबर 3 आता है भारत जापान शांति संधि, नंबर 4 आता है भारत मिस्र शांति संधि और नंबर 5 आता है भारत सोवियत मैत्री संधि, नंबर 6 आता है भारत बांग्लादेश मैत्री संधि। उल्लेखनीय है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए या युद्ध करना चाहिए। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कथन था। हम शांति चाहते हैं, इसलिए अपना अवश्य चले तो हम किसी भी देश से लड़ाई नहीं चाहते। हम सहअस्तित्व की भावना चाहते हैं। ये तीसरी हमारी विशेषता है, मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। चौथा है विरोधी गुटों के बीच से सेतुबंध बनाने की नीति। विरोधी गुटों
के बीच सेतुबंध बनाने की नीति, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व के परस्पर जो विरोधी गुट हैं, हम कई गुटों की बात करते हैं, कई देशों की बात करते हैं जो आपस में परस्पर हैं, उनके मध्य सेतुबंध का कार्य करता रहा, उनके बीच शांति समझौते के लिए प्रयास करता रहा, उनके बीच लड़ाई बंद करने के प्रयास करता रहा। हमारी गुट निरपेक्षता की नीति के कारण, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की नीति के कारण, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की नीति के कारण, सभी देशों से शांति मैत्री समझौते रखने की नीति के कारण भारत ने जो विश्व के दो गुट हैं, साम्यवाद और पूंजीवाद, दोनों के गुटों को मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य करने में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, अपनी एक विशिष्ट स्थिति में रहा है। दोनों गुटों के मुकाबले, दोनों जो मजबूत गुट है विश्व के, दोनों गुटों के मुकाबले भारत की आर्थिक और सैन्य स्थिति काफी कमजोर है, किंतु दोनों गुटों के बीच शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों में, विभिन्न जो उनके मामले थे अंतर्राष्ट्रीय, उन मामलों में भारत ने मध्यस्थता का कार्य किया। अपनी इस नीति के कारण अब तक भारत ने जिन देशों में मध्यस्थता का कार्य किया, अब तक उसने कोरिया, हिंद चीन, कांगो आदि समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों को समीप लाकर, पूंजीवाद और साम्यवाद, अमेरिका और रूस, दोनों गुटों को समीप लाकर विश्व शांति का खतरा दूर किया, विश्व अशांति का खतरा दूर किया, विश्व शांति को कायम किया। नंबर 5 है साधनों की पवित्रता की नीति। साधनों की पवित्रता की नीति। भारत इन 4 नीतियों के अलावा गुट निरपेक्ष नीति, शांति की विदेश नीति, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति, विरोधी गुट के बीच सेतुबंध बनाने की नीति के अलावा भारत की जो विदेश नीति है वो पवित्रता की नीति है। भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही। भारत किसी भी स्थिति में इस बात का पक्षधर नहीं है कि हमें इस अवसर का फायदा उठाना है, हमें अनैतिक साधन अपनाने हैं। भारत पूर्णतः गैर अवसरवादी और नैतिक साधनों पर जोर देता है, सामाजिक मूल्यों के साधनों पर जोर देता है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की जो विदेश नीति है, देश के स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित रही। वे न केवल उद्देश्य वरना उसके प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। हमारे उद्देश्य के साथ साथ हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। स्वयं भारतीय संविधान में कहा गया है, भारतीय संविधान खुद कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, नंबर 2 राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण समानता को बनाए रखने का, नंबर 3 संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए कोशिश करेगा। यदि साधनों में श्रेष्ठता में भारत का विश्वास न होता, यदि हम साधनों में पवित्रता का भारत का विश्वास नहीं होता, तो सन 1965 का समझौता
और सन 1972 का शिमला समझौता कभी भी नहीं किया जाता। भारत ने केवल पाकिस्तान से युद्धबंदी ने लौटा दिए। भारत ने जो इन 2 युद्धों के दौरान जो युद्धबंदियों को गिरफ्तार किया था और प्लस कुछ स्थान भूमि छीनी थी, वो स्थान भी, वो भूमि भी पाकिस्तान को लौटा दी और इस दौरान उनके जो युद्धबंदी थे वो भी पाकिस्तान को लौटा दी। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करना उपयुक्त मानता है। भारत का मानना है साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही करेगा। नेक्स्ट है पंचशील पर जोर देने के लिए। पंचशील पर जोर देने की नीति। पंचशील पर जोर देने की नीति। भारत शांति के लिए पंचशील समझौते का द्योतक माना जाता है, पंचशील समझौते को महत्वपूर्ण मानता है। भारत ने पंचशील समझौते के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 5 सिद्धांत पंचशील के द्योतक थे। 1954 में भारत की विदेश नीति में पंचशील सिद्धांतों ने नई दिशा दी। पंचशील से अभिप्राय यह है कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो जो हमारा व्यवहार है उस आचरण में 5 सिद्धांत होने चाहिए। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए बताए गए, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरों के द्वारा आचरण का संबंध निश्चित किया जाता है। ये सिद्धांत जो पंचशील सिद्धांत है वो इस प्रकार है। पंचशील सिद्धांत कौन कौन से है कि हम विश्व के देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, हमें पारस्परिक एक दूसरे को समान समझना है। दूसरा है आक्रमण नहीं करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ और 5वां है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यानी ये 5 सिद्धांत है। ये 5 सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पंचशील सिद्धांतों का सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत चीन के बीच एक समझौते में किया गया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील के अपने विश्वास को दोहराया, पंचशील के अपने विश्वास को समझने की कोशिश की। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। एशिया के सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और इन्हीं पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर, इन्हीं पंचशील के सिद्धांतों पर जोर देने के कारण, इन्हीं पंचशील के सिद्धांतों के कारण भारत ने चाइना के साथ समझौता किया और भारत के प्रधानमंत्री ने और चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांत को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी, उसमें आस्था प्रकट की। 14 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों ने 82 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में भारत द्वारा पंचशील सिद्धांत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंचशील को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होगी। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्वाह करते हैं। निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पंचशील के सिद्धांत आपसी विवादों में सिद्धांत है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दे तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा।
परंतु पंचशील के संबंध में इतिहास का निर्णय एक दूसरे ही प्रकार का है। यद्यपि यह सत्य है कि पंचशील के सिद्धांत अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ आदर्श है, परंतु वे अव्यवहारिक और भारतीय कूटनीति की हार सिद्ध हुए। पंचशील ने अपने सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था, उपयुक्त संगठन और उपयुक्त संस्था का विधान नहीं है। इस संबंध में पंचशील बहुत कुछ 1928 में केलांग-ब्रेडा पैक्ट के समान है। केलांग-ब्रेडा पैक्ट के द्वारा संसार के अधिकांश राष्ट्रों ने युद्ध से परित्याग घोषित करने की घोषणा की थी, परंतु उन्होंने व्यवहार में इस वचन का पालन नहीं किया। इसी प्रकार पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले राष्ट्रों ने भी व्यवहार में उन्हें पवित्र आकांक्षाओं को समझा, अनेक बार उसका उल्लंघन किया। स्वयं चीन के प्रधानमंत्री ने जिस समय इस सिद्धांत की घोषणा कर रहे थे, उसी समय चीन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करके पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा था। प्रारंभ में पंचशील को भारतीय विदेश नीति का एक महान उपलब्धि माना जाता था, परंतु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रांति तथा भारतीय कूटनीति की एक पराजय थी। आलोचकों का कहना है कि भारत चीन के संबंधों में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत साबित हुआ। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत चीन के सर्वोच्चता को स्वीकार करके तिब्बत को स्वायत्तता का अपहरण में चीन का समर्थन किया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत का भयंकर आक्रमण भारत में कर दिया। चीन की मोह निंद्रा में सोया हुआ भारत इस प्रकार से चौंक उठा। उसने पाया कि पंचशील वास्तविकता नहीं है, भ्रांति थी, भारत की सफलता नहीं, कूटनीतिक भूल थी। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि एक महान सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से संबंध में एक प्राचीन राष्ट्र तिब्बत के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है अपना साम्राज्यवादी और प्रजातीय विरोध। साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करता है। भारत क्यों करता है इनका विरोध? क्योंकि भारत खुद दोनों चीजों को झेल चुका है। भारत साम्राज्यवाद का शिकार हो चुका है, भारत जातीयवाद का शिकार हो चुका है। इसलिए भारत पूरे विश्व में साम्राज्यवाद और प्रजातीय विरोध का विरोध करता है। अतः उसके द्वारा भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों से स्वयं भुगत हो गिरा है। अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक है। प्रजातीय विरोध के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करता रहा। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए हुआ, भारत ने खुलकर उसका समर्थन किया। इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो भारत ने इसका घोर विरोध किया। इसके लिए उसने एशियाई देशों को संगठित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में पेश किया। 1956 में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। वे स्वेज नहर को हटाना चाहते थे। भारत ने इस नवीन साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। इसी प्रकार भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका पूरा जोर समर्थन किया। पश्चिमी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्यवाद का सर्वदा विरोध किया, अरब राष्ट्रों का साथ दिया। भारत
फिलिस्तीनी जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए सर्वथा प्रयत्नशील रहा। हिंद, चीन, वियतनाम, कम्पुचिया, लाओस ने अमरी हस्तक्षेप की भारत ने सर्वथा निंदा की, सर्वथा विरोध किया। भारत सैन्य गुटों, नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट का हमेशा विरोधी रहा है। भारत की नज़र में ये संगठन राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए घातक है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में तो भारत एक मुक्तिदाता के रूप में रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरोध आवाज उठाता रहा। दक्षिण अमेरिका, रोडेशिया में प्रजातीय विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वहाँ की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रजातीय आधार पर घोर अत्याचार करती थी। भारत इस नीति का पुरजोर विरोध करता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत बार बार इस बात का प्रश्न उठाता रहा कि भारत प्रजातीय विवाद का इतना घोर विरोधी था कि उसने दक्षिणी अफ्रीकियों के साथ अपने दैत्य संबंध भी विच्छेद कर लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने वाली संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने वाली नीति, संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने वाली नीति। भारत की नीति हमेशा यह रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त कार्यक्रमों का समर्थन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन कार्यक्रमों की सहयोग क्यों करें? क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्रों में से रहा है। इसलिए भारत की विदेश नीति हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन करने की रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख तथा न्यायोचित मार्ग है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, विशेष समीकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत ने आज तक सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है, उल्लंघन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों को यथोचित सम्मान किया है। कोरिया चीन की शांति स्थापित करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर कांगो में शांति स्थापित करने हेतु अपनी सेनाएं भेजी। उन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत ने जो सहयोग दिया उसने अक्टूबर 2010 में 7 बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया। पहली बार 1950-51 में, दूसरी बार 1967-68 में, तीसरी बार 1972-73 में, चौथी बार 1972-78 में। इस प्रकार भारत को संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुनने का अवसर 7वीं बार 1 अप्रैल 2011 से 31 दिसंबर 2012 तक सदस्य रहा। भारत ने उम्मीदवार राजदूत चंद्रशेखर दास गुप्ता ने सामाजिक तथा आर्थिक परिषद में को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी चुनाव में सर्वाधिकार मत मिले। 27 अप्रैल 2010 को इसका सदस्य बनाया गया। भारत ने 2010 तक मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल किया। यह परिषद का प्रेषक है। 1968 में अंटाक का द्वितीय सम्मेलन बुलाकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की। भारत के BN राव, RS पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पदासीन रहे। 27 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद में अलग अलग हुए मतदान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी दी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित हुए। न्यायालय का इनका कार्यकाल 2018 तक रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की सभापति रह चुकी है। भारत के क्रोएशिया और भारत के प्रति बोस्निया हर्जेगोविना हुए संघर्षों को समाप्त करने में उद्देश्य में सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह समर्थन किया। इस प्रकार भारत की नीति
हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन करने के लिए। इस प्रकार हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं की बात करते हैं तो इन विदेश विशेषताओं को हम 7 बिंदुओं में कर सकते हैं, 7 टॉपिकों में कर सकते हैं। नंबर 1 आता है हमारा कूटनीतिकता की, जैसा हम जानते हैं भारत हमेशा से कूटनीतिक राष्ट्र रहा है। नंबर 2 आता है शांति की विदेश नीति। नंबर 3 आता है मैत्री और सह स्थितियों की नीति। नंबर 4 आता है विरोधी गुटों के बीच सेतु बनाने की नीति। नंबर 5 आता है साधनों की पवित्रता की नीति। नंबर 6 आता है पंचशील पर जोर देने की नीति। नंबर 7 आता है साम्राज्यवाद प्रजातिवाद विभेद का विरोध। नंबर 8 आता है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने की नीति। इस प्रकार हमने भारत की विदेश नीति का अध्ययन किया, भारत की विदेश नीति को पढ़ा। सभी छात्र इस वीडियो को देखते समय इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करें तथा इनका अध्ययन करते रहे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन। तब तक पढ़ते रहे। कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना 19 को देखते हुए 2 गज की दूरी का उपयोग करें, मास्क का प्रयोग अनिवार्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।